Okay students, so let's start with the second learning outcome, that is torque equation of DC machine. तो अब हम बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन. एक्चुअली अगर बात करें तो टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है वो आपका मोटर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम टॉर्क का जो वैल्यू निकाले ज्यादातर केस में हम मोटर में यूज करेंगे. बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपके जनरेटर के केस में भी अगर देखें तो जैसे ही आपके जब आपका जो आर्मेचर कंडक्टर जब आपके फ्लक्स में मूव करता है, जब वो फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है और जिसके कारण आपके आर्मेचर में एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर करंट. जब वो आर्मेचर करंट आपके आर्मेचर कंडक्टर में फ्लो होता है तो आपका जो रोटर होता है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है और जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा तो वो भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और इससे आपका रोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो जनरेटर के केस में भी जो आपका रोटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेटर के केस में भी जो आपका जो रोटर होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होता है. जो आपके मेन जो पोल है जो कि खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्टेड है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. ठीक है, और उसके कारण भी आपके रोटर पे एक टॉर्क एप्लीकेबल होता है. ठीक है, और ये जो टॉर्क एप्लीकेबल होता है वो होता है एज पर लेंजेस लॉ. क्योंकि आपको पता होगा जहां जहां पे भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल जो है, इससे अगर कहीं पे वोल्टेज इंड्यूस होता है तो जस्ट उसके बाद आप पढ़ते हो लेंजेस लॉ, जिसमें लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा. तो आपके जनरेटर के केस में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था आपके कंडक्टर में, जिसके कारण आपका एक आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो वोल्टेज इंडक्शन और करंट प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, वो तब तक नहीं हो रहा था जब तक कि आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा था आपके मैग्नेटिक फील्ड में. तो यहां पे कॉज क्या था कि आपका रोटर फ्लक्स में रोटेट कर रहा था और इफेक्ट क्या हुआ कि उसके कारण एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ आर्मेचर कंडक्टर में और करंट प्रोड्यूस हुआ. तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा जिससे आपके दोनों जो आपका मेन पोल है और जो आपका आर्मेचर है, इन दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुए हैं, इन दोनों में एक ऐसा फोर्स डेवलप होना चाहिए जो कि वो आपके रोटेशन के अपोजिट में एप्लीकेबल हो. यानी कि आपके जनरेटर के केस में भी आपका एक टॉर्क डेवलप होता है. ठीक है, तो टॉर्क दोनों ही केस में डेवलप होता है. बट आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप टॉर्क ज्यादा आप करते हो मोटर के केस में, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है. तो लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मोटर के केस में क्या होता है कि बैक ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है. तो जिस तरीके से आपके मोटर में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वैसे ही आपके जनरेटर में एक बैक टॉर्क भी डेवलप होता है जो आपके रोटर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है फॉर सेटिस्फाइंग द लेंजेस लॉ. ठीक है, तो अब यहां पे जो हम टॉर्क इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात हम ये समझेंगे कि अगर हम बात करें मोटर और जनरेटर के केस में, तो जनरेटर में क्या होता है, जितना आप मैकेनिकल सप्लाई देते हो वही आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कन्वर्ट होता है. और आपका जो मोटर का केस है उसमें क्या, जितना आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो उतना ही आपका मैकेनिकल सप्लाई में यानी मैकेनिकल पावर में वो कन्वर्ट होता है. तो यहां से अगर हम पावर बैलेंस अगर हम बात करें तो आपका पावर बैलेंस कैसे हो जाएगा कि जो अगर आप मोटर के केस में बात करते हैं तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं. इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आपका जो वोल्टेज इंड्यूस होता है आपके कंडक्टर में, मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो EA होगा वो आपका आउटपुट पावर होगा जो कि आपके मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है. तो उस केस में मोटर के केस में अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, EA इज इक्वल टू P पावर एट रोटर, दैट इज PA पावर एट आर्मेचर, दैट इज इक्वल टू आपका होता है मैकेनिकल पावर. और मैकेनिकल पावर आपको भी पता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, क्योंकि यहाँ पे जो रोटर है वो रोटेशनल मोशन में आ रहा है. तो टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, तो ये आपका क्या डिनोट करता है, मैकेनिकल पावर, और ये क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर. तो मोटर केस में इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है. तो उस केस में
हम अगर यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू निकालना चाहें तो आप कह सकते हो ना, T इज इक्वल टू ई ए आई ए अपॉन ओमेगा एम, कह सकते हैं। और अभी जस्ट हमने ईएमएफ इक्वेशन के जो बेटर फॉर्म है वहां से हमने ई ए इज इक्वल टू निकाला था के पाई ओमेगा एम, ई ए का वैल्यू निकाला था इनटू आई ए अपॉन ओमेगा एम। ये ओमेगा एम से कैंसल आउट होने के बाद हमें बेटर फॉर्म ऑफ टॉर्क मिल रहा है, जो बोल रहे हैं ए फाई आई ए, ठीक है। वेयर क्या है, के इज इक्वल टू हमारा क्या था, P इंटू जेड, यानी नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन 2 पाई ए आर्मेचर, पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, ठीक है। और यहां से आप कह सकते हैं कि अगर के आपका कांस्टेंट है तो यानी कि आपके मोटर का डिजाइनिंग हो चुका है, तो टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाई एंड आई ए के। ठीक है, ये यहां पे आपके लिए चल रहा है। अब मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं मोटर के केस में, कि आपने पढ़ा था कि जो आपके डीसी मोटर होते हैं वो सेवरल टाइप होते हैं। आपका जो फील्ड जो होता है उसके कनेक्शन के हिसाब से आप इसको सीरीज, डीसी सीरीज मोटर में आप डिवाइड करते हैं, डीसी शंट मोटर में डिवाइड करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर में आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो अगर हम बात करें तो जो डीसी शंट मोटर होगा, डीसी शंट मोटर होगा या फिर कोई भी मोटर होगा, तो वहां पे सीरीज मोटर को छोड़ करके, तो यहां पे जो आपका जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई आई ए, और इसमें कोई, बट अगर हम बात करें डीसी सीरीज मोटर के केस में, आपको यहाँ पे स्पेशल केयर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेशल केयर ये रखना पड़ेगा कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग था वो आपके आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में था, तो जो आपके फील्ड वाइंडिंग में जो करंट पास हो रहा था वो भी आपका आर्मेचर करंट पास हो रहा था, यानी आई ए पास हो रहा था। तो जब आपके फील्ड वाइंडिंग में आई ए पास हो रहा था तो फ्लक्स का प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि सीरीज मोटर के केस में जो आपका फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई ए के। अगर ज्यादा आई ए करंट यानी आर्मेचर करंट अगर उससे पास होगा तो फ्लक्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और अगर आपका आर्मेचर करंट का वैल्यू कम पास होगा आपके फील्ड वाइंडिंग से तो आपका फ्लक्स का प्रोडक्शन कम होगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ये जो आपका रिजल्ट आया है आपके एग्जाम में, ये पर्टिकुलर चीज आपसे पूछ लेता है। साथ ही साथ क्या करता है, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। और अगर आपको आपके माइंड में ये ध्यान नहीं रहा कि सीरीज मोटर के केस में चूंकि फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, तो टॉर्क जो होगा वो आई ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप कहीं यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास क्या एक क्वेश्चन है कि इफ द करंट इन द आर्मेचर ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज रिड्यूस्ड टू 50%, द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बिकम, यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है कि आपके डीसी सीरीज मोटर, सबसे पहले चीज क्या है कि आपके पास डीसी सीरीज मोटर है जिसका जो आर्मेचर करंट है वो रिड्यूस हो रहा है कितने से, 50% से, 50% तक। टू, देखो यहां पे दो लैंग्वेज होते हैं, रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू। रिड्यूस्ड बाई कहने का मतलब अगर बोलता है कि रिड्यूस्ड बाई 25%, दैट मीन्स कि जितना भी प्रीवियस वैल्यू था उससे 20% रिड्यूस होना। रिड्यूस्ड टू 25% कहने का मतलब है कि जितना भी वैल्यू था उसका 25% तक इसको रिड्यूस कर दिया गया, 25% अब इसका नया वैल्यू है, ठीक है। तो यहां बोला रिड्यूस टू 50%, देन द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बिकम। तो हमें पता है कि डीसी सीरीज मोटर के केस में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर के बराबर,
तो आपको यहाँ पे दो दो दिया हुआ है कि जो आपका जो करंट है, आर्मेचर करंट जो डीसी सीरीज मोटर का, उसका 50% से रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि अगर प्रीवियस जो वैल्यू था, अगर वो IA1 था, तो जो आपका IA2 का वैल्यू जो है वो क्या किया गया, 50% से रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि 0.5 ऑफ IA1 कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है। टॉर्क का वैल्यू पूछने का मतलब है आप सिंपली इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1, क्योंकि आपका T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू IA2 अपॉन IA1 का होल। IA2 का वैल्यू क्या है, 0.5 ऑफ IA1 अपॉन IA1 का होल स्क्वायर। तो IA1 कैंसल आउट हुआ, तो आप यहां लिख सकते हो 0.5 का स्क्वायर, कहने का मतलब 0.25। इसे हम लिख सकते हैं 25%। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका जो नया जो वैल्यू ऑफ टॉर्क है वो अपने पुराने वैल्यू का कितना परसेंट है, 25% ऑफ T1। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। लेकिन अगर ये डीसी सीरीज मोटर नहीं होता, डीसी शंट मोटर होता, तो उस केस में क्या था, आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA था, तो उस केस में सिंपली ये 50% से आपका करंट रिड्यूस हो रहा था, तो आपका टॉर्क भी 50% तक रिड्यूस हो जाता। सिंपल, यानी कि ऑप्शन ए होता अगर आपका डीसी शंट मोटर होता ये, बट चूंकि ये डीसी सीरीज मोटर था तो वो रिड्यूस होके 25% हो जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो IA के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, so students, we have achieved our second learning outcome, that is torque equation of DC machines, and I hope that you have understand it very well.